प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसराइल की। 4 साल पहले सितंबर 2020 में इसराइल ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके फ़ायदा उसे अब क्षेत्रीय तनाव के दौरान मिल रहा है। इस समझौते ने इसराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोपीय कमांड ने सीधे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पास पहुंच गई। इसके साथ ही इजरायली सेना मध्य पूर्व में पश्चिम समर्थक सैन्य गठबंधन में एक सक्रिय भागीदारी बन गई। औपचारिक न होने के बावजूद ये गठबंधन नाटो से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसने इसराइल के चारों तरफ सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसकी पहली झलक दुनिया ने 13-14 अप्रैल की रात को देखी, जब ईरान और उसके सहयोगियों ने सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड में मध्य पूर्व में सुन्नी अरब देशों के सहयोग से इसराइल ने यह हमला पूरी तरह विफल कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ संबंधों ने इसराइल को पिछले दरवाजे से प्रवेश कर दिया। इसराइल को उन देशों के साथ सहयोग करने का मौका मिला जिनके साथ राजनयिक संबंध नहीं है। भले ही ये देश खुलकर बात नहीं करते, लेकिन हर कोई जानता है कि फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड के मुख्यालय में सऊदी, कुवैती और इजरायली सेना के शीर्ष अधिकारी अन्य सेनाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठते हैं। हर कोई हर किसी के साथ चर्चा में भाग लेता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जनवरी 2021 तक इसराइल यूरोपीय कमान के जिम्मेदार वाला क्षेत्र में आता था। इसका तहत यह मानना है कि इसराइल मुश्किल में पड़ता है तो यूरोपीय कमान के तहत इटली में स्थित छठा बेड़ा बचाव के लिए आएगा। हालांकि मुख्य कारण अमेरिका का डर था कि अगर इसराइल की सुरक्षा का जिम्मा उसके पास होता है तो अरब देश सेंट्रल कमांड के तहत सैन्य गठबंधन में उसके साथ सहयोग करने को तैयार नहीं होते। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्य कमांड सेंटर फ्लोरिडा में है और इसका अग्रिम मुख्यालय कतर में अल अदीद एयरबेस है। कतर में अग्रिम कमान और बहरीन में 5वें बेड़े के अतिरिक्त सेंट्रल कमांड के बाद इजरायली एयरफोर्स बेस के अंदर समर्पित ठिकानों पर कमान है। इसके साथ ही इसराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने बड़ी तैनाती की है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट विमान वाहक टास्क फोर्स हॉर्मुज जलसमूह मध्य से सटे ओमान की खाड़ी में सेल कर रहा है। इसके डेक पर दर्जनों लड़ाकू जेट मौजूद हैं, साथ ही 3 मिसाइल विध्वंसक भी हैं। मिसाइल हमले को नाकाम करने के लिए डिज़ाइन किए गए 2 विध्वंसक लाल सागर में तैनात हैं, तो मिसाइल विध्वंसक जॉन एस मैकनेन फारस की खाड़ी में मौजूद है। पूर्वी भूमध्य सागर में एक मिसाइल विध्वंसक छठा बेड़ा एजेस और SM-3 मिसाइलों से लैस है। इसे ईरान से हमला की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इसराइल की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूर्वी भूमध्य सागर में एक मिसाइल निर्देशित पनडुब्बी USS जॉर्जिया मौजूद है। शीत युद्ध के दौरान इसे बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों से सुसज्जित किया गया था। वर्तमान में उसके पास 1600 किलोमीटर की रेंज वाली 174 नवीनतम क्रूज मिसाइलें हैं, जो ईरान के अंदर बड़ी संख्या में संवेदनशील और रणनीतिक लक्ष्यों को सटीकता से मार गिराने में सक्षम है। USS अब्राहम लिंकन टास्क फोर्स हिंद महासागर से फारस की खाड़ी की ओर जा रही है। इसके कुछ ही दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। USS अब्राहम लिंकन पर F-35C स्टेल्थ फाइटर कार्रवाई के लिए तैयार है। इन सब के अलावा एक बल साइप्रस पहुंच चुका है, जो 3 लैंडिंग जहाज़ों, एक मिनी हेलीकॉप्टर वाहक और मरीन फाइटर जेट से लैस है। उसका काम एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति में अमेरिकी नागरिकों को निकालना है। निकासी क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए उस पर कुछ हजार मरीन तैनात हैं। इस तैनाती का संदेश साफ है। अगर इसराइल पर ईरानी हमले के बाद एक व्यापक युद्ध छिड़ जाता है तो अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा करने से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि इसराइल के साथ ईरान और उसके सहयोगियों पर भी हमला करेगा। इस प्रणाली का मुख्य स्तंभ इसराइल से ईरान तक तैनात किया गया है। इसे इसराइल में स्काई डिफेंस चेन के रूप में जाना जाता है। यह ज़मीन पर किसी मूवमेंट का पता लगाने के साधनों की एक प्रणाली है, जिसमें इसराइली और अमेरिकी उपग्रह खाड़ी देशों मिस्र और इसराइल में अन्य स्थानों के अलावा तैनात स्थायी ज़मीनी प्रतिष्ठान शामिल हैं। हम अमेरिकी खोज के बारे में बात करें, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बाल के आकार की बैटरी विकसित की है। ये बैटरी दशमलव जैसे आकार को रोबोट को शक्ति प्रदान कर सकती है। यह जिंक एयर बैटरी अपने आसपास से ऑक्सीजन को पकड़ती है और जिंक की छोटी मात्रा को ऑक्सीकृत करती है। एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो 1 वोल्ट तक पावर सप्लाई पैदा कर सकती है। यह ऊर्जा सेंसर या एक छोटी रोबोटिक भुजा जैसी चीज़ों को शक्ति प्रदान कर सकती है, जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों की कोशिकाओं में सीधे इंसुलिन जैसे पदार्थों को पहुंचाने के लिए ऊपर और नीचे जा सकती है। वैज्ञानिक सेल कोशिकाओं के आकार के रोबोट मेरियोनेट्स को लंबे समय तक शरीर में विशिष्ट स्थानों पर दवाएं पहुंचाने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने इस रोबोट्स को शक्ति प्रदान करना एक चुनौती रहा है। कई मौजूदा डिज़ाइन और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें या तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना चाहिए या लेज़र के जरिए नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी शरीर में बहुत अंदर तक प्रवेश नहीं करता है।
ऐसे में रोबोट की बैटरी को रिचार्ज करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस नई खोज ने वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी राहत दे दी है। इस खोज से जुड़े इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक और MIT में एक केमिकल इंजीनियर माइकल स्ट्रानो ने कहा है कि मेरियोनेट सिस्टम को वास्तव में बैटरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरत की सारी ऊर्जा बाहर से मिल रही है। उन्हें आगे कहा कि लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटा रोबोट उन जगहों पर पहुंच सके जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो उससे अधिक स्वायत्तता की ज़रूरत है। बैटरी किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़रूरी है जो बाहरी दुनिया से न जुड़ी हो। नई बैटरी अब तक की सबसे छोटी बैटरी में से एक है। 2022 में जर्मनी के शोधकर्ताओं ने 1 मिलीमीटर आकार की बैटरी का निर्माण किया था, जो एक माइक्रोचिप पर फिट हो सकती है। स्ट्रानो और उनकी टीम की बैटरी लगभग 10 गुना छोटी है, जो केवल 0.1 मिलीमीटर लंबी है और 0.002 मिलीमीटर मोटी है। औसत मानव बाल लगभग 0.1 मिलीमीटर मोटे होते हैं। बैटरी में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जिंक इलेक्ट्रोड और एक प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। ये SU-8 नामक पॉलीमर में एम्बेडेड होते हैं। जब जिंक हवा से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया बनाता है जो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड में प्रवाहित होते हैं। बैटरियां पोलियोग्राफिक नामक प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें सिलिकॉन वेफर पर नैनोमीटर आकार के पैटर्न को ट्रांसफ़र करने के लिए लाइट के प्रति संवेदनशील सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है। ये प्रति सिलिकॉन वेफर 10,000 बैटरियों को तेजी से प्रिंट कर सकता है। स्ट्रानो और उनके सहयोगियों ने 14 अगस्त को साइंस रोबोटिक्स पत्रिका में रिपोर्ट की है। हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान ने भी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और IB इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में मुजफ्फराबाद में क्विक रिस्पांस की एक बड़ी ट्रेनिंग भी की है, जिसमें पाक सेना के SSG के लोग भी शामिल रहे हैं। QRT की एक्सरसाइज का मतलब है कि यह टेस्ट करना कि अगर कोई अटैक होता है तो कैसे और जल्द से जल्द उसे काउंटर करने के लिए खुद को तैनात किया जाए और कैसे उसका जवाब दिया जाए। तो पाकिस्तान ने यह ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में की, जिसे आतंकियों को गढ़ माना जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक यहाँ आतंकवादियों के कई कैंप हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस एक्सरसाइज में सेना की वह सभी आर्म शामिल हुई जो LOC के पास तैनात हैं। ये एक्सरसाइज 1 जुलाई से 20 जुलाई को हुई और इसमें पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो भी शामिल थे। SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप वही ग्रुप है जिसके बारे में कहा जाता है कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, साथ ही LOC के पास कर भारत में घुसपैठ कर किसी आतंकवादी वारदात को अंजाम देने में मदद करता है। पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम यानी बैट में आतंकियों के साथ SSG कमांडो होते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक या इसी तरह की किसी कार्रवाई का डर सता रहा है। जम्मू में यात्रियों से भरी बस में हुए हमले और फिर उसके बाद हुई कई आतंकी वारदातों के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना को LOC और IB पर अलर्ट किया है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 10 कोर, जिसकी जिम्मेदारी पूरे POK की है, और पाकिस्तान ने इस कोर में सैनिकों की संख्या को बढ़ाया है। भावलपुर स्थित पाकिस्तानी सेना की 31 कोर भी अलर्ट पर है। भावलपुर वही जगह है जहां पर आतंकी संगठन जैश का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तानी सेना ने पिछले महीने ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट की तैनाती भी नई सिरे से की है। ये तैनाती इस तरह की है कि तनाव की स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जा सके। ये हम बांग्लादेश की बाढ़ की स्थिति के बारे में बात करें। बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है और इसने देश के 11 जिलों में 49 लाख लोगों को प्रभावित किया है। वहीं अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को चेतावनी दी कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद स्वास्थ्य खाद्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं और लोगों से राहत कार्य में एकजुट होने का आग्रह किया है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने अपनी सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और सदस्यों से बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने को कहा था। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय ने बताया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 9,44,548 परिवार फंसे हुए हैं, जबकि 20 अगस्त से 11 जिलों में 3,527 आश्रय केंद्रों में 2,44,888 लोगों और 21,695 मवेशियों को आश्रय दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सेना, नौसेना, तटरक्षक, बांग्लादेश सीमा रक्षक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और छात्र समुदाय जिला प्रशासन के साथ समन्वय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य कर रहे हैं। इससे पहले दिन में लगभग 40 गैर सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश के लोगों से चल रही विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। राज्य अतिथि गृह जमुना में आयोजित एक बैठक के बाद उन्होंने कहा युवाओं को पहल और प्रोत्साहन के साथ देश के लोगों को बाढ़ से निपटने के लिए एक साथ आगे आना चाहिए। हमें बाढ़ से एकजुट होकर निपटना चाहिए। वहीं प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि बैठक में अंतरिम सरकार के कार्रवाई
की तरह से कहा गया है कि जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों ने छात्र जन आंदोलन के दौरान अपनी भावनाएं दिखाई थी, वे बाढ़ से निपटने में उसी तरह की सहजता दिखा रहे हैं। इस बैठक में बाढ़ का पानी कम होने के साथ जल जनित बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे सामने आएंगे, इस पर भी चर्चा की गई है। इन मुद्दों को कैसे निपटा जा सकता है, इस पर भी बात हो रही है। आइए हम बात करें दक्षिण चीन सागर की। दक्षिण चीन सागर के किनारे बसे देश चीन की आक्रामक नीतियों के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। सबसे अधिक खतरा चीन के पड़ोसी देश द्वीप ताइवान को है। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन इस पर कभी अधिकार नहीं कर सका है। ऐसे में रोज़ रोज़ ताइवान पर हमला करने और बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देता रहता है। इस कारण ताइवान ने भी अगले साल अपने रक्षा खर्च को रिकॉर्ड $20.2 बिलियन तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जो 2023 के मुकाबले 7.7% ज़्यादा है। ताइवान का प्रस्तावित रक्षा बजट 2025 में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.45% है। इस बजट का अधिकतर हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को जाने वाला है। ताइवान के रक्षा बजट में बढ़ोतरी का फैसला नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने किया है। इससे पहले भी उनकी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन देश के रक्षा बजट को बढ़ाती रही हैं। 2016 और 24 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान त्साई ने लगातार 7 बार ताइवान के रक्षा बजट में वृद्धि की है। इससे ताइवान का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका चीन के आक्रामक और कथित खतरे का हवाला देते हुए ताइवान पर अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। 1979 तक अमेरिका ने ताइवान को ही असली चीन के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1979 के USPRC संयुक्त विज्ञप्ति ने ताइवान से चीन को राजनयिक मान्यता दे दी है। इसके बाद से ही ताइवान की रक्षा को लेकर अमेरिका की नीति स्पष्ट रही है। हालांकि अमेरिका ने ताइवान की रक्षा में मदद के लिए कानून भी बनाया है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने 23 सितंबर 2022 को ताइवान एनहांसमेंट रेजिलेशन एक्ट 13 को मंजूरी दी थी। इसमें 2023 से 27 तक ताइवान को $2 बिलियन की वार्षिक सैन्य अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अमेरिका ने ताइवान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी भी नामित करने का प्रयास किया है। अप्रैल 2024 में अमेरिका ने ताइवान और इंडो पैसिफिक में अन्य सहयोगी और भागीदारों के लिए सैन्य सहायता में $8 बिलियन का अधिकृत किया था। अमेरिकी हथियार अब सीधे पेंटागन के भंडार से राष्ट्रपति डांडारू प्राधिकरण के तहत द्वीप पर स्थानांतरित किए जाते हैं। पिछले कई वर्षों में ताइवान ने विशेष रूप से 108 जनरल डायनामिक्स के M1A2T अब्राहम टैंक $2.2 बिलियन, 66 लॉकहीड मार्टिन के F-16V फाइटर जेट $8 बिलियन और 29 M142 हिमरस सिस्टम 1.06 बिलियन अमेरिकी से खरीदे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।